हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एर्क एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अक्टूबर सेकेंड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च की गई है। इस फाइनेंशियल ईयर की फोर्थ मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च की गई है, उसके बारे में बात करते हैं। The Reserve Bank of India announced its फोर्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की ये फोर्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी अभी लॉन्च की गई है। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन लॉन्च करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लॉन्च करता है, राइट। और ये फाइनेंशियल 2024 की जो फोर्थ मॉनेटरी पॉलिसी है, वहाँ पे फोर्थ कंसेक्यूटिव टाइम रेपो रेट के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा कोई चेंज नहीं किया गया है। रेपो रेट जो 6.5% था वही कंटिन्यू रखा गया है आने वाले 2 महीने के लिए, राइट ना। ओके, अभी ये रेपो रेट क्या होता है, पॉलिसी रेट्स क्या है, इस रेट्स के माध्यम से हम किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, राइट। देखो फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अपॉइंटमेंट किया गया है। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने के अंदर एक बार बैठती है। और क्या डिसाइड करती है? वो डिसाइड करती है, रेपो रेट डिसाइड करती है। और रेपो रेट के साथ ये सभी रेट्स लिंक है, राइट। तो जैसे ही रेपो रेट्स डिसाइड किया जाता है, उसके माध्यम से बाय डिफ़ॉल्ट ये बाकी के सभी रेट्स ऑटोमेटिकली डिसाइड किए जाते हैं, राइट। और उसके अलावा कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो डिसाइड किए जाते हैं। और ये सब टूल्स के माध्यम से किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं, राइट। चलो, सबसे पहले ये सभी रेट्स क्या है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करूं रेपो रेट की, तो 2 एंटिटीज़ हैं, एक बैंक और एक आरबीआई, राइट। अभी अगर बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई को बोलेगा भाई मुझे पैसा चाहिए लोन के फॉर्म में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलेगा? हाँ ठीक है, मैं आपको लोन दे देता हूँ कैश के फॉर्म में, लेकिन उसके बदले में आपको मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गिरवे रखनी पड़ेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ओके, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को लोन देता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट बोला जाता है। रेपो का फुल फॉर्म है रीपर्चेज एग्रीमेंट। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक के साथ एग्रीमेंट करता है कि भाई जब आप मेरा कैश वापस लौटाओगे तब मैं आपको आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वापस लौटाऊंगा। ये एग्रीमेंट होता है बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में। इसके लिए रेपो को बोलते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट, राइट। ओके, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को लोन देता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट। ओके, समझ में आया? जो अभी कितना चल रहा है? 6.50%, 6.50%, राइट। ओके, अभी अगर मैं बात करूं रिवर्स रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट, तो रेपो रेट का जो मैकेनिज्म है उसका थोड़ा सा उल्टा मैकेनिज्म है रिवर्स रेपो रेट का। तो जब बैंक के पास सरप्लस डिपॉजिट होता है तब वो आरबीआई के अंदर वो डिपॉजिट पार्क करता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सिटीज़न के पास डिपॉजिट है ज़्यादा मात्रा में, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, तो कैसे वो बैंक में जमा करता है, उसी तरीके से बैंक के पास अगर सरप्लस डिपॉजिट है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जमा करता है। उसके बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है और उसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, राइट। तो बैंक जब सरप्लस डिपॉजिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पार्क करता है तब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को प्रोवाइड करता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। लेकिन रिवर्स रेपो रेट के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी देती है, राइट। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को रेट ऑफ सरप्लस डिपॉजिट रखने के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रोवाइड करती है उसको, और उसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ओके ओके ओके, तो रिवर्स रेपो रेट किसको बोलते हैं? कि
जब बैंक सरप्लस डिपॉजिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पार्क करती है तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ओके, जो अभी कितना चल रहा है, 3.35% चल रहा है। ओके, अगर मैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात करूं, SDF, तो उसका मैकेनिज्म रिवर्स रेपो रेट जैसा ही है। यहाँ पे क्या होता है कि बैंक अपना सरप्लस डिपॉजिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पार्क करता है, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मात्र रेट ऑफ इंटरेस्ट ही प्रोवाइड करता है बैंक को, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता। ओके, तो आप देखो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को क्या बोलता है कि अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ चाहिए तो मैं आपको 3.35% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करूंगा, अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं चाहिए तो मैं आपको 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो बैंकों को इंकरेज किया जाता है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो RBI के पास से नहीं लीजिए, बराबर है। जस्ट आपका पैसा डिपॉजिट कीजिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट लीजिए, सिंपल, बराबर है। तो अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं लोगे तो हम ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी लोगे तो हम आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, राइट। ओके, समझ में आया होगा। ओके, अगर मैं MSF की बात करूँ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, तो इसका मैकेनिज्म रेपो रेट जैसा है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, रेपो रेट के अंदर क्या था फ्रेंड्स कि जब बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक के पास से गिरवे रखता है, राइट। ओके, अभी अगर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ओके, तो रेपो रेट के अंदर हमने इतना समझा था, राइट। अभी MSF के बारे में समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको SLR के बारे में समझा देता हूँ, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो, चल, अभी बात रही MSF की, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अभी MSF के बारे में समझने से पहले हम सबसे पहले ये दो रेशियो देख लेते हैं, राइट। अभी सबसे पहले ये दो रेशियो को समझने से पहले आपको एक टर्म समझना है, NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। देखो, डिमांड लायबिलिटी किसको बोलते हैं कि बैंक के पास जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसा पड़ा है, बराबर ना, उसको डिमांड लायबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि जब भी कस्टमर डिमांड करेगा बैंक को वो पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। और बैंक के पास जो फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के माध्यम से जो पैसा आया है उसको टाइम लायबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम पे मैच्योर होने वाला है, राइट। तो बैंक के पास एट द एंड ऑफ द डे जो भी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया है, तो बैंक ये 100 रुपया लोन में नहीं प्रोवाइड कर सकती, लोन में नहीं घुमा सकती। बैंक को अगर उसके पास एट द एंड ऑफ द डे 100 रुपया पड़ा है, जिसको हम बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, तो उसमें से 18 रुपया उसको SLR के तौर पे मेंटेन करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और उसमें से 4.50 रुपया उसको कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में मेंटेन रखना पड़ता है। अभी ये 18 रुपया बैंक अपने पास ही उसको रिजर्व रखता है, कि कौन से फॉर्म में, तो कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में, लेकिन 18 रुपया मेंटेन रखना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है बैंक को अपने पास, राइट। और उसके अलावा ये जो 4.5 रुपया है वो कैश के फॉर्म में बैंकों को RBI के अंदर रिजर्व रखना पड़ता है। RBI उसके बदले में उसको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन ये कैश रिजर्व रेशियो 4.5 रुपया RBI बैंकों को, बराबर ना, अगर उसका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी 100 रुपया है तो उसमें 4.5 रुपया कहाँ पे जमा करवाना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है, RBI के पास रिजर्व रखना पड़ता है कैश के फॉर्म में। ओके, तो अभी बैंक के पास लोन देने के लिए कितना पैसा बचा, तो 22.50 रुपया तो रिजर्व रखा गया, तो 77.50 रुपीज़ बैंक के पास लोन देने के लिए बचा, जो बैंक लोन देने के लिए घुमा सकता है। लेकिन 22.50 रुपया, अगर उसका 100 रुपया NDTL है तो 22.50 रुपया उसको रिजर्व रखना पड़ता है, 4.5 रुपया RBI के पास रिजर्व रखना पड़ता है, और 18 रुपया कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में खुद के पास रिजर्व रखना पड़ता है। ओके, समझ में आया होगा, ठीक है।
अभी अगर मैं MSF की बात करूँ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और इसको अगेन समझने से पहले हम रेपो रेट के ऊपर पहले जाते हैं। रेपो रेट क्या था कि अगर बैंक को लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो RBI के पास जाता है, RBI उसको कैश के फॉर्म में लोन देता है, लेकिन उसके बदले में बैंक के पास से क्या गिरवे रखता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रखता है, राइट। ओके, अभी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर बैंक ने जो गिरवे रखी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, अगर ये SLR में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेंटेन रखी गई थी, ये जो 18% मेंटेन किया गया बैंक के द्वारा, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी मेंटेन रखी गई थी, राइट। अगर ये SLR के अलावा वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये जो बैंक ने RBI के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रखी लोन लेने के लिए, अगर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी SLR के अलावा वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, राइट, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन देता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। लेकिन अगर SLR के ऊपर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक के पास कोई भी नहीं है, तो और अगर फिर भी बैंक को RBI के पास से लोन चाहिए, तो वो कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यूज़ करता है, जो उसने SLR में मेंटेन की गई है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यूज़ करता है। और अगर बैंक ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यूज़ करता है जो SLR में मेंटेन की गई है, और उसके माध्यम से जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को लोन देता है, तब वो कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक के ऊपर, MSF। आप देख सकते हो रेपो रेट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है 6.50%, और MSF के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है 6.75%। तो RBI क्या बोलता है कि अगर आपने अपना बैलेंस शीट मेंटेन नहीं किया है बराबर, और अगर आपको लोन चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो आपने SLR में मेंटेन की है, आपने SLR के ऊपर वाली सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का यूज़ कर लिया है, और आप अभी लोन लेने के लिए मेरे पास आए हो SLR में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मेंटेन की है उसका यूज़ करके, तो मैं आपके पास ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। ओके, तो आई थिंक आपको MSF और रेपो रेट के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। आई थिंक आपको SDF और RRR के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा, और कैश रिजर्व रेशियो और SLR क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा, राइट। ओके, तो ये जो सभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये जो सभी रेट्स है, यहाँ पे बैंक RBI के पास से रेपो रेट के माध्यम से मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए पैसा ले सकता है। SDF और रिवर्स रेपो रेट के अंदर बैंक RBI के अंदर मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए पैसा जमा कर सकता है। लेकिन अगर बैंक को RBI के पास से ज़्यादा समय के लिए 14 डेज से 1 साल के लिए पैसा चाहिए, तो बैंक कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से RBI के पास से पैसा ले सकता है, बैंक रेट से, बराबर, जो कितना चल रहा है 6.75%। ओके, तो अगर 14 डेज से 1 साल के लिए पैसा चाहिए, बराबर ना, तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को 14 डेज से 1 साल के लिए पैसा देता है, तो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, बैंक रेट चार्ज करेगी। ओके, तो आई थिंक आपको सभी पॉलिसी रेट्स के अंदर अच्छे समझ में आया होगा। ओके, अभी ये सभी टूल्स का उपयोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कैसे उपयोग करता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे, अगर मैं कोविड के टाइम की बात करूं, तो रेपो रेट 4% था, और अगर हम आज के टाइम की बात करें तो रेपो रेट 6.50% है। अभी कोविड के टाइम पे क्या सिनेरियो था कि लोगों के पास पैसा नहीं था, और बिजनेस भी सारे ठप हो गए थे। तो अगर बिजनेस को ऊपर लाना है, उनका डेवलपमेंट करना है, तो परचेसिंग पावर लोगों का बढ़ाना पड़ेगा। तो RBI ने क्या किया था उस टाइम, रेपो रेट 4% कर दिया, मतलब रेपो रेट कम कर दिया, मतलब बैंकों को RBI के पास से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। तो अगर जैसे ही बैंक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, तो बैंक आगे कस्टमर को भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेगी, राइट। और अगर कस्टमर को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिलेगा, तो उसका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, वो ज़्यादा लोन लेगा, उसका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, वो डिमांड करेगा, और डिमांड करेगा तो बिजनेस डेवलप होगे, सिंपल। ओके, उसका उल्टा अभी इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो RBI क्या, उसका मोटिव क्या है, मार्केट में से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना, राइट। तो अभी रेपो रेट 6.50% रखा गया है। तो अभी बैंकों को RBI के पास से अगर लोन लेना है तो उसको महंगी पड़ रही है लोन, और अगर बैंकों को लोन महंगी पड़ रही है तो आगे कस्टमर को भी लोन महंगी दर पे देगा।
तो कस्टमर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज़्यादा मात्रा में लोन नहीं लेगा तो उसका परचेसिंग पावर भी कम हो जाएगा, और परचेसिंग पावर कम होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कम होगा। सिंपल, बराबर। चीज़ों के दाम कम हो जाते हैं अगर डिमांड कम हो जाती है तो, राइट। ओके, तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है रेट्स के माध्यम से, पॉलिसी रेट्स के माध्यम से। ओके, अभी ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फोरकास्ट क्या किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर इन्फ्लेशन कितना रहेगा, 5.4% रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अभी अक्टूबर महीना चल रहा है अगर मैं लास्ट ईयर अक्टूबर की बात करूँ, जो चीज़ फॉर एग्जांपल 100 रुपये में मिल रही थी वो इस साल कि फॉर एग्जांपल अभी अक्टूबर महीना चल रहा है, राइट, और इस साल अभी जो चीज़ 100 रुपये में मिल रही है, बराबर, वो नेक्स्ट ईयर अक्टूबर महीने के अंदर कितने रुपये में मिलेगी, 105.4 रुपये में मिलेगी, बराबर है। ये फोरकास्टिंग है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट क्या है कि हम पॉलिसी रेट्स को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि इन्फ्लेशन 2% से लेके 6% के रेंज में रहे। मतलब अगर इस साल जो चीज़ 100 रुपये की मिल रही है वो नेक्स्ट ईयर इसी समय पे मिनिमम 102 रुपये की मिले और मैक्सिमम कितने रुपए की मिले, 106 रुपये की मिले, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक फाइनेंशियल 2024 के अंदर इन्फ्लेशन कितना रहने वाला है, 5.4% रहने वाला है। ओके, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ इंडिया का कितना होने वाला है फाइनेंशियल 2024 के अंदर, 6.5% होने वाला है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, दोनों चीज़, बराबर ना। ओके, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली फॉर एग्जांपल आप जब भी कोई लोन लेते हो तो लोन का रीपेमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक तो ईएमआई के माध्यम से, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट के माध्यम से, और एक दूसरा वे है बुलेट रीपेमेंट। ओके, ईएमआई तो आप समझ गए कि फॉर एग्जांपल आज आपने 100 रुपये की लोन ली और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, बराबर ना, और 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, तो आपको, और आपने 1 साल के लिए लोन ली है तो आपको 1 साल के बाद टोटल कितना पैसा वापस करना पड़ेगा बैंक को, 120 रुपया। तो बैंक इसका क्या करती है, 120 रुपया डिवाइड बाई 12, मतलब हर महीने आपके पास से 10-10 रुपया ईएमआई लेती है, ताकि 1 साल के बाद बैंक के पास 120 रुपये वापस आ जाए। एक तो ये टाइप हो गया। एक दूसरा टाइप क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये की लोन ली है, राइट, और अगर 1 साल के लिए लोन ली है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो आपको 1 साल के बाद एक साथ कितना पैसा वापस करना पड़ेगा, 120 रुपया। और ये जो आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक साथ लोन का टेन्योर खत्म होने के बाद वापस करते हो उसको बोलते हैं बुलेट रीपेमेंट, राइट। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कि जो अपना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स का टारगेट अचीव करते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग किसको बोलते हैं कि टोटल 8 सेक्टर डिसाइड किए गए हैं प्रायोरिटी सेक्टर, जिनको आरबीआई ने क्या बोला है कि बैंकों को ये प्रायोरिटी सेक्टर्स को तो लोन देना ही देना है। इसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को टारगेट दिया गया कि अगर फॉर एग्जांपल आप 1 साल में 100 रुपये का लोन देते हो तो आपको उसमें से 75 रुपीज़ ये 8 सेक्टर में देना है, जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट अचीव करते हैं उनको आरबीआई ने क्या बोला है कि अभी जो आप गोल्ड लोन देते हो बुलेट रीपेमेंट के अंडर में, अभी तक मैक्सिमम 2 लाख रुपए के गोल्ड लोन दे सकते थे बुलेट रीपेमेंट। मतलब कोई व्यक्ति गोल्ड के बदले में लोन लेके जा रहा है तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है कि जब पूरा टेन्योर खत्म हो ना तब आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस करना है। तो ऐसी बुलेट रीपेमेंट वाली जो गोल्ड लोन अभी तक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मैक्सिमम कितना दे सकती थी एक व्यक्ति को, 2 लाख रुपया, अभी वो कितना दे सकता है मैक्सिमम 4 लाख रुपया। ध्यान में रखना है, राइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, तो अगर मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो 26 नवंबर 2007 के अंदर आरबीआई ने क्या बोला बैंकों को
कि आप मैक्सिमम गोल्ड लोन 1 लाख रुपए की दे सकते हो बुलेट रीपेमेंट के अंडर में। फिर 2014 के अंदर ये लिमिट बढ़ा के 2 लाख कर दी गई और अभी 2023 के अंदर मात्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए लिमिट कितनी कर दी गई है, 4 लाख रुपया। बाकी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जो बाकी के हैं वहाँ पे तो 2 लाख रुपया ही लिमिट है, राइट। और मैंने आपको बुलेट रीपेमेंट और EMI के बीच में डिफरेंस समझाया, राइट ना। चलो ओके। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम्स, PIDF स्कीम, जो RBI के द्वारा 2021 के अंदर लॉन्च किया गया था 3 साल के लिए, और अभी ये स्कीम को और 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। कब तक एक्सटेंड किया गया है, 31 दिसंबर 2025 तक, 2025 तक, राइट। तो ये और 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया इस स्कीम को। ओके, अभी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम क्या है, तो इस स्कीम के अंडर में जो दुकानदार, जो शॉपकीपर, जो बिजनेसमैन कस्टमर के पास से डिजिटल वे में पैसा एक्सेप्ट कर रहा है, राइट, फॉर एग्जांपल QR कोड के माध्यम से, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के माध्यम से, तो उस दुकानदार को यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जाता है इस स्कीम के अंडर में, राइट। तो शुरुआत में जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तब मात्र टायर 3 से लेके टायर 6 की जो सिटीज़ हैं वो सभी सिटीज़ के बिजनेसमैन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। फिर धीरे धीरे जो PM स्वनिधि स्कीम के जो बेनिफिशरीज है, PM स्वनिधि स्कीम, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का लोन दिया जाता है कोलेटरल फ्री, 1 साल के लिए। कोविड के टाइम पे स्कीम लॉन्च की गई थी। तो इस स्कीम के अंडर में जो भी बेनिफिशरीज ने बेनिफिट लिया है उन सभी बेनिफिशरीज को यहाँ पे इस स्कीम के अंडर में PIDF स्कीम के अंडर में इंसेंटिवाइज किया गया है कि वो लोग भी डिजिटल पेमेंट के माध्यम से पैसे को एक्सेप्ट करें। और अभी विश्वकर्मा बेनिफिशरीज है जो अभी रिसेंटली स्कीम लॉन्च की गई है, विश्वकर्मा स्कीम आर्टिजियंस वर्क के लिए। टोटल 18 टाइप के अलग अलग सेक्टर में जो आर्टिजियंस काम कर रहे हैं उनको 3 लाख तक का लोन कोलेटरल फ्री प्रोवाइड करने की बात की गई है विश्वकर्मा स्कीम के अंडर में। तो इस स्कीम के जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी ये PIDF स्कीम के अंडर में इंक्लूड किया गया है। और ये PIDF स्कीम में जहाँ पे दुकानदार को इंसेंटिवाइज किया जाता है अगर वो डिजिटली पैसे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये स्कीम को अभी 2025 तक, दिसंबर 2025 तक एक्सटेंड किया गया है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, जैसे मैंने बात की PM विश्वकर्मा स्कीम अभी रिसेंटली PM मोदी जी के द्वारा 2023 के अंदर लॉन्च किया गया। टोटल 18 फील्ड के अंदर जो अलग अलग आर्टिजियंस काम कर रहे हैं उनको कोलेटरल फ्री लोन देने की बात है। कितने लाख तक की, 3 लाख तक की, बराबर ना। जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मात्र 5% ही वापिस करना है, बाकी का 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे रही है, बराबर ना। ओके, RBI ने और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि अभी जो ये कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन है वो बैंक लेवल पे किया जाएगा। सबसे पहले तो टोकनाइजेशन क्या है, तो अभी फॉर एग्जांपल आप कोई E-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर कोई चीज़ परचेज करते हो और अगर आप उसका पेमेंट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करते हो तो क्या करना पड़ता है, आपको कार्ड की पूरी डिटेल्स वहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है। तो अगर उस E-कॉमर्स वेबसाइट को किसी ने हैक कर दिया तो आपकी सभी कार्ड डिटेल्स वो हैकर के पास चली जाती है। तो ये सिचुएशन से बचने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टोकनाइजेशन स्कीम लॉन्च की है, जहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभी तक क्या होता था कि आप अमेज़ोन के ऊपर से कोई चीज़ परचेस करना चाहते हो, राइट, और अमेज़ोन वाला ही अभी मतलब अमेज़ोन के वेब पेज के ऊपर ही आपको एक टोकन जनरेट करके दिया जाएगा, जिस टोकन के माध्यम से आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हो विदाउट रिवीलिंग कार्ड डिटेल्स, राइट। तो अभी तक अगर आपको टोकन मिलता था तो कहाँ पे मिलता था, एक मर्चेंट एप्लीकेशन के ऊपर, मर्चेंट के वेब पेज के ऊपर मिलता था। लेकिन अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि जब भी कोई बैंक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू करेगा तब उसके साथ उसको उसके लिए टोकन भी इशू कर देना है, तब ताकि जब भी वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कोई भी जगह पे यूज़ किया जाए तो वो टोकन का ही यूज़ करके कस्टमर पैसे के लेन देन कर सकता है, राइट। तो अभी जो कार्ड टोकनाइजेशन है वो बैंक लेवल पे होगा, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है, राइट ना। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में मैंडेट किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ताकि वो मॉनेटरी पॉलिसी को लॉन्च करे हर 2 महीने के अंदर। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 1 साल के अंदर मिनिमम 4 बार बैठनी चाहिए और उसके अंदर 6 मेंबर होते हैं। और अभी 6 मेंबर कौन है, तो 3 आरबीआई के मेंबर हैं, शक्तिकांत दास, माइकल पात्रा, राजीव रंजन, और 3 गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, डॉक्टर असीमा गोयल, प्रोफेसर असीमा गोयल, प्रोफेसर जयंत वर्मा और डॉक्टर शशांक बीड़े, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, अभी जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी बैठेगी वो कब बैठेगी, 6 से 8 दिसंबर 2023 के बीच में बैठेगी, राइट ना। ओके, चलो, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलो, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली स्वावलंबन 2.0 एक मीटिंग का आयोजन किया गया, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना, राइट। स्वावलंबन 2.0, ओके। तो अभी रिसेंटली हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, कौन है, राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह के द्वारा एक इवेंट का उद्घाटन किया गया। उस इवेंट का नाम है स्वावलंबन, और ये 2.0 क्यों है, क्योंकि ये इवेंट का 2nd एडिशन है। और ये स्वावलंबन 2.0 एक्चुअली कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो इंडियन नेवी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, नवल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, NIIO। ये संस्था के द्वारा ये स्वावलंबन इवेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा किया गया, कौन है, राजनाथ सिंह के द्वारा। और इसका 2nd एडिशन है, इसके लिए उसका नाम रखा गया है स्वावलंबन 2.0, राइट। नाम से ही पता चलता है कि इस मीटिंग के अंदर किसके बारे में बात की गई होगी, तो इनोवेशन के बारे में और इंडिजिनेशन के माध्यम के बारे में। इंडिजिनेशन का मतलब स्वदेशीकरण और इनोवेशन का मतलब नवीनीकरण, ये 2 चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है इस मीटिंग के अंदर, राइट। ओके, और क्या क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इस मीटिंग के दौरान 5th पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट अभी लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के द्वारा। कितने आइटम्स इसके अंदर शामिल की गई है, 98 आइटम्स इसके अंदर लिस्ट की गई है। अभी ये पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट क्या है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ये लिस्ट अनाउंस करती है। इस लिस्ट में अंदर जितने भी आइटम्स होती हैं, उस आइटम्स को कोई भी आर्म फोर्स, मतलब नेवी, आर्मी या तो फिर एयरफोर्स, वो इंपोर्ट नहीं करवा सकता। ये आइटम्स को डोमेस्टिकली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके पास से ही प्रोक्योर करवाना है, जो मैंडेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये आर्म फोर्सेस को। तो ये अगेन 5th नंबर की ये PIL लिस्ट अनाउंस की गई है, जहाँ पे 98 आइटम्स को सिलेक्ट किया गया है। और ये 98 आइटम्स अभी डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरर्स है, जो उनके पास से ही प्रोक्योर करवाना पड़ेगा आर्म फोर्सेस को, ऐसा मैंडेट किया जाता है, राइट ना। ओके, तो ये PIL स्कीम, पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट, ये भी आत्मनिर्भरता को प्रमोट करता है। उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया टोटल 76 चैलेंजेस को लॉन्च किया। अब ये 76 चैलेंजेस क्यों, क्योंकि आज़ादी के 76 साल कंप्लीट हुए, इसके लिए 76 चैलेंजेस को लॉन्च किया। अभी ये कैसे चैलेंजेस हैं कि एक ऐसे चैलेंजेस के जो आर्म फोर्सेस के द्वारा अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान आर्म फोर्सेस को ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्टार्टअप्स के पास मांग रहा है, किस तरीके से, ये चैलेंजेस के माध्यम से, कि भाई हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनको ये अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, आपको इसका सॉल्यूशन लाना है। टोटल कितने प्रॉब्लम्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया, टोटल 76 प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्यूशन लाना है। किसको, स्टार्टअप्स को लाना है। किसके माध्यम से लाना है, तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव के माध्यम से, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, डिस्क और इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, IDEX, ये 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है। और इन स्टार्टअप्स को टोटल 76 चैलेंजेस दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इस इवेंट के दौरान, राइट। ओके, तो ये जो टोटल 76 चैलेंजेस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा दिए गए हैं, उसमें एडिशनल 5 चैलेंजेस तो
आईडेक्स इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस फॉर फौजी, फौजीज के लिए ही 5 चैलेंजेस हैं, 5 चैलेंजेस एडिशनल, ये 76 के अलावा ये 76 चैलेंजेस किसको किसको दिए गए हैं, जो डिस्क स्कीम के अंडर में और जो आईडेक्स स्कीम के अंडर में रजिस्टर्ड है वो स्टार्टअप्स को दिए गए हैं। उसके अलावा 5 चैलेंजेस जो आईडेक्स स्कीम के अंडर में रजिस्टर्ड तो है, लेकिन जो किसके लिए काम करते हैं, मात्र फौजीज के लिए काम करते हैं, उनके लिए 5 चैलेंजेस एडिशनली दिए गए हैं। और उसके अलावा 2 एडिशनल चैलेंज भी है। जो कौन सा चैलेंज है, इंडस एक्स चैलेंज। अब ये इंडस एक्स क्या है, तो इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया था डिफेंस सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। तो इंडिया और यूएस के मिलिट्रीज के द्वारा साथ में मिलकर कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। तो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 2 चैलेंज लॉन्च किए गए हैं, इंडेक्स एक्स चैलेंज, बराबर ना। तो इतने चैलेंजेस को यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं इंडिया के स्टार्टअप्स के लिए, जो इंडिया के स्टार्टअप्स को सॉल्ट आउट करना है ये डिस्क इनिशिएटिव और आईडेक्स इनिशिएटिव के माध्यम से, बराबर ना। ओके, अगर मैं अदर हाइलाइट्स की बात करूँ इस सेमिनार के बारे में, तो ये सेमिनार के दौरान डिफेंस मिनिस्टर ने और एक चीज़ लॉन्च किया, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है इन्वेंट, आईडेक्स नेवी वेंचर फॉर टेक्नोलॉजी। अभी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कोई वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर को डिफेंस सेक्टर के स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इन्वेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है इस स्वावलंबन 2.0 के दौरान, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, उसके अलावा इस इवेंट के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा हैंड ओवर किया गया पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट किसको हैंड ओवर किया गया है, इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया। अभी एक्चुअली 2021 के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा टोटल 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया था 45,696 करोड़ के अंदर। उसमें से पहला ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है, ध्यान में रखना है। 7 मोर ये एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाएंगे 2024 के अंदर, ध्यान में रखना है, राइट ना। ओके, अगर मैं NIIO की बात करूँ, नवल इनोवेशन एंड इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये जो संस्था है 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिफेंस सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है संस्था, और इस संस्था के द्वारा इस इवेंट का आयोजन किया गया था। और अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करूँ तो मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, अजय भट्ट, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा एक डिजिटल सिस्टम को अनवील किया गया है फॉर एक्सपोर्टर स्टेटस सर्टिफिकेट्स, और उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है फॉर इशूइंग द सिस्टम बेस्ड ऑटोमेटिक स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट्स अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। अभी इस स्टेटमेंट को समझने से पहले आपको स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट क्या होता है उसके बारे में समझना जरूरी है। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो, तो स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की अगर बात करूं तो इस प्रोग्राम के अंडर में इंडियन एक्सपोर्टर्स की क्रेडिबिलिटी को इन्हेंस किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। कैसे कैसे बेनिफिट्स, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, प्रायोरिटी कस्टम क्लियरेंस, एग्जेम्पशन फ्रॉम द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नेगोशिएशन थ्रू द बैंक्स एंड नो नीड फॉर फाइलिंग द बैंक गारंटी फॉर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी स्कीम्स। अगर कोई एक्सपोर्टर के पास ये स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट है तो उनको ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उनको कुछ कस्टम के अंदर क्लियरेंस मिल जाता है, एग्जेम्पशन मिलता है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नेगोशिएशन के अंदर, बैंक गारंटी उनको इश्यू नहीं करनी पड़ती है कोई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी स्कीम्स के अंडर में अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो, राइट। तो ऐसे कुछ बेनिफिट मिलते हैं जो एक्सपोर्टर के पास स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट हो उसको, राइट। ओके, अभी ये स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक क्या था कि अगर कोई एक्सपोर्टर को ये सर्टिफिकेट हासिल करना था तो वो
उसको फाइल करना पड़ता था एक ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग विद द एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर अ ग्रांट ऑफ द स्टेटस। और डायरेक्टर जनरल फॉर द फॉरेन ट्रेड ऑफ द रीजनल ऑफिस उनको सर्टिफिकेट देते थे कितने समय के अंदर, 3 दिन के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल कोई एक्सपोर्टर को ये सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट जनरेट करके डायरेक्टर जनरल और फॉरेन ट्रेड को ये सबमिट करना पड़ता था, और डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड इस एक्सपोर्टर को ये सर्टिफिकेट कितने दिन के अंदर प्रोवाइड करता था, 3 दिन के अंदर, राइट। ओके, लेकिन अभी ये नया सिस्टम जो लॉन्च किया गया है उसके अंदर क्या बोला गया है कि अगर कोई एक्सपोर्टर को ये सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेटस सर्टिफिकेट चाहिए, बराबर ना, तो उसको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, बराबर ना, इलेक्ट्रॉनिक वे में ही मिल जाएगा, ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। द न्यू सिस्टम एलिमिनेट्स द नीड फॉर एक्सपोर्टर्स टू अप्लाई फॉर द स्टेटस सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पास आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको इस सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन ही अवेल कर सकते हो, राइट। Export recognition is automated through the IT system using the existing merchandise export data and risk parameters from the Director General of the Commercial Intelligence and Statistics। तो ये जो संस्था है जो पहले सर्टिफिकेट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इशू करता था, अभी ये संस्था इशू करेगी डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टेटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वे में ही सर्टिफिकेट को इशू करेगी, ध्यान में रखना है। तो ये जो प्रोसेस है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस को बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, बराबर ना। तो बहुत सिंपल न्यूज़ है कि तो बहुत सिंपल न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा एक नया डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया गया फॉर द ऑटोमेटिक इश्यूएंस ऑफ द एक्सपोर्टर स्टेटस सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट हासिल करके एक्सपोर्टर को क्रेडिबिलिटी मिलती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और ये सर्टिफिकेट अभी वो ऑनलाइन ही अवेल कर सकता है एक इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर, बराबर ना, ऑन द स्पॉट, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। और ये जो स्टेप है वो कौन से पॉलिसी के अंदर में लॉन्च किया गया है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर, बराबर ना। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा एशियन गेम्स जो अभी कंडक्ट हुए थे उसके अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया गया है, और टोटल 107 मेडल्स हमने जीते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिया फिनिश्ड 4th इन द मेडल टॉली ऑफ द हंगजू एशियन गेम्स 2022 विथ 107 मेडल्स। उसमें 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है एंड 41 ब्रॉन्ज है, राइट। तो ये जो एशियन गेम्स का एडिशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, हंगजू चाइना के अंदर, और उसमें टोटल इंडिया ने 107 मेडल्स जीते हैं। पहली बार 100 से ज़्यादा मेडल जीते हमने एशियन गेम्स के अंदर, उसमें 28 गोल्ड शामिल है, ध्यान में रखना है। और इंडिया का नंबर आया है 4th एशियन टूर्नामेंट के अंदर, अभी तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। तो 19th एडिशन था एशियन गेम्स का, जहाँ पे इंडिया ने रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया फॉर द हाईएस्ट मेडल टॉली सो फार, सरपासिंग प्रीवियस रिकॉर्ड कौन सा था हमारा, 70 मेडल्स हमने जीते थे 2018 के एशियन गेम्स के दौरान, जो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था उसके अंदर। वहाँ पे हमने 16 गोल्ड जीते थे, और इस बार हमने 28 गोल्ड जीते हैं 107 मेडल्स के साथ, राइट। ओके, और फर्स्ट नंबर पे चाइना है, टोटल 201 गोल्ड और 383 मेडल्स उसने जीते हैं। सेकंड नंबर पे जापान, 52 गोल्ड 188 मेडल्स टोटल। रिपब्लिक ऑफ कोरिया थर्ड नंबर पे, 42 गोल्ड 190 टोटल मेडल जीते हैं। और इंडिया ने 28 गोल्ड और 160 टोटल मेडल जीते हैं, ध्यान में रखना है। और फिफ्थ नंबर पे था उज़्बेकिस्तान। ओके, यहाँ पे मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है कि कौन से खिलाड़ी ने कौन से इवेंट में कौन सा मेडल जीता, जो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है याद रखना। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इवेंट है, जो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है, लाइक नीरज चोपड़ा जिन्होंने ज्वेलिन थ्रो के अंदर जीता है, लाइक अन्नू रानी जिन्होंने ज्वेलिन थ्रो के अंदर वुमेन कैटेगरी में जीता है, बराबर। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट इवेंट हैं उसके आपको मेडल्स ध्यान में रखने हैं, राइट ना। ओके, इंडिया ने सबसे हाईएस्ट मेडल शूटिंग के अंदर
टोटल 22 मेडल्स उसने जीते हैं इंडिया ने, टोटल 7 गोल्ड से शूटिंग के अंदर हमने कमाए हैं, राइट ना। और उसके अलावा शूटिंग के बाद एथलेटिक्स के अंदर हमने 29 मेडल्स जीते हैं, जिसमें हमने 6 गोल्ड हासिल किए हैं। और थर्ड नंबर पे आर्करी के अंदर हमने 9 मेडल्स हासिल किए हैं, ध्यान में रखना है, राइट। ओके, तो शूटिंग में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया हमने, उसके बाद एथलेटिक्स के अंदर, उसके बाद आर्करी के अंदर, राइट। चलो, ओके, उसके अलावा जो हमारे आर्करी के जो प्लेयर है देवताले, नागपुर के ओजस प्रवीण देवताले वन द 3 गोल्ड मेडल्स इन द आर्करी इंक्लूडिंग द मेंस इंडिविजुअल, मेंस कंपाउंड टीम इवेंट अलॉन्ग विद द अभिषेक वर्मा एंड प्रथमेश जवाकर, मिक्स टीम इवेंट अलॉन्ग विद द ज्योति और सुरेखा मैडम, बराबर ना। तो एक्चुअली ये जो देवताले है जो नागपुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड जीता है, मेंस टीम के अंदर गोल्ड जीता है और मिक्स टीम के अंदर भी गोल्ड जीता है। और ये 3 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं एशियन गेम्स के अंदर, बराबर ना। एक ही इवेंट में 3 गोल्ड मेडल, ध्यान में रखना है। देवताले कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? आर्करी, बराबर ना। ओके, और कुछ नए मेडल इवेंट्स भी इस टूर्नामेंट के अंदर शामिल किए गए थे। ब्रेकिंग और ब्रेक डांसिंग मेड एंट्री इनटू दिस एडिशन ऑफ एशियन गेम्स, और जहाँ पे जापान की कसूई की बनाई ने ये पहला गोल्ड जीता ब्रेक डांसिंग इवेंट के अंदर, वो ध्यान में रखना है। एंड लियू क्विंगबी जो गोल्ड मेडल जीता, उन्होंने पहला गोल्ड मेडल वुमेंस कैटेगरी के अंदर इस इवेंट के अंदर हासिल किया ब्रेक डांसिंग के अंदर, राइट। कि टोटल 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इस इवेंट के दौरान हासिल हुए हैं एशियन गेम्स के अंदर। उसमें से 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किसके द्वारा? इंडियंस के द्वारा कनेक्ट किए गए। कौन कौन से, किसके द्वारा? शिव कौर शर्मा जो 50 मीटर राइफल के अंदर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया है, और शूटर्स के अंदर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल कौसाले एंड अखिल शेरोन ने गोल्ड जीता है मेंस राइफल 3P टीम के अंदर में, बराबर ना। और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करके, तो ध्यान में रखना है। ओके, ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो 6 साल का सबसे लोवेस्ट रहा है 2022-23 के अंदर, 3.2% रहा है। और ये कौन बोल रहा है? पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा बोल रहा है। और इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, एक्चुअली एक संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में काम करती है। उस संस्था का नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। ये संस्था के द्वारा पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे लॉन्च किया जाता है। और अभी यहाँ पे जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 तक का उसने सर्वे लॉन्च किया है 1 साल का। और यहाँ पे इस सर्वे के अंडर में, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंडर में 3 चीज़ों का डेटा लॉन्च करती है संस्था। कौन कौन सी? तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सबसे पहले हम बात करें लेबर फोर्स की। लेबर फोर्स किसको बोलते हैं? तो टोटल फॉर एग्जांपल 100 पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 100 पॉपुलेशन है, उसमें से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं? अभी आप बोलोगे सर फॉर एग्जांपल 60 लोग एम्प्लॉयड हैं तो 40 लोग अनएम्प्लॉयड हुए ना, ऐसा नहीं। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है कि फॉर एग्जांपल लेबर फोर्स में टोटल पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल हमारी 100 है, उसमें से फॉर एग्जांपल 60 लोग लेबर फोर्स में हैं, और उसमें से फॉर एग्जांपल 40 लोग एम्प्लॉयड हैं, और 20 लोग ऐसे अनएम्प्लॉयड है जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है लेकिन इनको जॉब नहीं मिल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड मतलब जो जॉब नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं, जॉब तो सीनियर सिटीजन भी नहीं कर रहे हैं, जॉब तो छोटे बच्चे भी नहीं कर रहे, तो उन लोगों को काउंट नहीं करना है। जो एलिजिबल है जॉब करने के लिए लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है, उनको यहाँ पे अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। तो लेबर फोर्स किसको बोलते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग जॉब करने लायक हैं, और जॉब करने लायक है उसमें से कुछ लोग जॉब कर रहे हैं और कुछ लोग लायक हैं लेकिन जॉब नहीं कर रहे हैं। तो टोटल फॉर एग्जांपल 100 में से 60 लोग लेबर फोर्स में हैं, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना हो गया? 60% हो गया। ये हमारे एग्जाम्पल के थ्रू, लेकिन हकीकत में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अप्रोक्सीमेटली 55% रहा है
फाइनेंशियल 2022-23 के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस संस्था। समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स? ओके, अभी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो वो क्या होता है कि लेबर फोर्स में फॉर एग्जांपल 60 लोग हैं, उसमें से एम्प्लॉयड कितने हैं? 40 लोग हैं। कितने लोग एम्प्लॉयड हैं? 40 लोग हैं। तो हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना हो गया? 66.33% हो गया, 66.66% हो गया। लेकिन इस संस्था के मुताबिक वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है? तो वो अप्रोक्सीमेटली 50% है। अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है? 50%। समझ में आया कि नहीं? ओके, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग काम करने लायक हैं, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, लेबर फोर्स में से कितने लोग काम कर रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आप बोलोगे सर अगर लेबर फोर्स में से 50% लोग एम्प्लॉयड हैं तो 50% लोग अनएम्प्लॉयड हो गए ना, जिनको जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, लेबर फोर्स के रिस्पेक्ट में नहीं मेज़र किया जाता। अनएम्प्लॉयमेंट रेट टोटल पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में मेज़र किया जाता है। आप देखो कि अगर मैं 60 में से 20 लोग अगर अनएम्प्लॉयड है तो कितना आएगा? 33.33% आएगा ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट। लेकिन अगर मैं 100 में से 20 लोग अगर अनएम्प्लॉयड मानूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना आएगा? 20%। तो यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाने के लिए देश क्या करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को टोटल पॉपुलेशन से मेज़र करते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हुआ है? तो हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 20% हुआ है। लेकिन हकीकत में इस संस्था के अकॉर्डिंग कितना हुआ है? 3.2% हुआ है। राइट, कौन से ईयर के अंदर? फाइनेंशियल 2022-23 के अंदर, ध्यान में रखना है। तो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन लॉन्च करता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और यहाँ पे 3 डेटा को लॉन्च किया जाता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग काम करने लायक हैं, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कि लेबर फोर्स में से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड मतलब जिनको जॉब मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिल रही है, बराबर ना? ओके, तो एक्चुअली ये जो डेटा है ना वो 2 तरीके से लॉन्च करता है ये संस्था। एक तो करंट वीकली स्टेटस के ऊपर और एक यूजुअल स्टेटस के ऊपर। करंट वीकली स्टेटस के अंदर एक वीक में सर्वे किया जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के द्वारा कुछ रैंडम कंपनीज़ के अंदर एक वीक के दौरान सर्वे किया जाता है, और उस वीक के अंदर जो लोग एम्प्लॉयड हैं, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो लोग लेबर फोर्स के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हीं का डेटा यहाँ पे होता है। और यूजुअल स्टेटस के अंदर पूरे साल का डेटा लॉन्च किया सर्वे किया जाता है, बराबर ना? तो 2 टाइप के डेटा वो सर्वे करते हैं, करंट वीक स्टेटस और यूजुअल स्टेटस, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बराबर ना? ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन लॉन्च करता है, उसमें क्या क्या लॉन्च किया जाता है, वो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? राव इंद्रजीत सिंह है। और सेक्रेटरी कौन है? डॉक्टर GP सामंता, बराबर ना? तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।